हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास का 11वां टॉपिक देख रहे हैं, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर लिंग। अब जेंडर की बात करें हम तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बाल विकास के हर रोज़ क्लास चल रही है, हर एक दिन नए टॉपिक मिलेंगे। नए टॉपिक में क्लास के साथ में इसमें प्रैक्टिस भी मिलेंगे और ये सभी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत के जो सिलेबस है उसके आधार पर लिए गए हैं। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं और जो भी एग्जाम में प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसमें जो एमपी प्रश्न रहते हैं वो बनते रहते हैं। तो आपने अगर वीडियो अभी नहीं देखी है बाल विकास की अवधारणा की या फिर कौन सी भी ऐसी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। आज हम देखेंगे सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर लिंग। ठीक, तो सबसे पहले लिंग क्या होता है, तो लिंग को हमको समझना पड़ेगा कि लिंग किस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जिससे स्त्री और पुरुष, ठीक है, यहाँ पर दो बताया भाग, एक स्त्री का बताया है, पुरुष का बताया। स्त्री पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, या आप स्त्री के बारे में जानेंगे या फिर पुरुष के बारे में जानेंगे। अगर इन दोनों का अगर आप जानते हैं वो वहाँ पर आपको बोध होता है, ठीक है, आपको पता चलता है, तो उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक, अब जो लिंग रहता है, ठीक है, जो लिंग रहता है वह सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक संरचना लिखता हूँ मैं यहाँ पर। जो सामाजिक निर्माण होता है उसकी जो संरचना होती है उसमें यह सहायक रहता है। इतना समझेंगे हम। आगे देखेंगे कि लिंग निर्धारण में लैंगिक मापदंड का प्रयोग होता है। ठीक है, लैंगिक मापदंड क्या होता है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो लैंगिक मापदंड रहते हैं ये लैंगिक मापदंड एक कोशीय रहते हैं। ठीक, जो लैंगिक मापदंड रहते हैं लिंग निर्धारण में वह एक कोशीय रहता है। अब इसका लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा थोड़ा। वैसे मैंने बाल विकास की अवधारणा में थोड़ा बता दिया है आपको, पर एक बार अगर इस टॉपिक के द्वारा है तो हम और अच्छे से समझ लेंगे कि सबसे पहले लिंग निर्धारण होता है तो उसमें एक कोशीय रहता है, जिसको हम संयुक्त कोष कहते हैं। ठीक, इसको हम संयुक्त कोष कहते हैं। अब संयुक्त कोष कहते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के कोष रहते हैं, एक तो पितृकोष और दूसरा रहता है यहाँ पर मातृकोष। ठीक, इतना हम समझेंगे। यहाँ देखेंगे एक कोष रहता है, एक कोष का संयुक्त कोष हो जाता है और संयुक्त कोष रहते हैं वह दो रहते हैं, एक पितृकोष रहता है और एक मातृकोष रहता है। इतना हमने समझा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या रहते हैं कि गुणसूत्र रहते हैं पितृकोष में और इसमें रहते हैं गुणसूत्र रहते हैं। ठीक, दोनों गुणसूत्रों के आधार पर रहता है। और गुणसूत्र कुछ कितने रहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 22 और 22 ये गुणसूत्र समान रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एक गुणसूत्र और एक गुणसूत्र यहाँ पर अलग अलग रहता है वही लिंग का निर्धारण करता है। अब लिंग का निर्धारण किस प्रकार से करेगा, 22 तो आपके समान है। अब उसके बाद में जो एक है यहाँ पर एक y रहेगा और यहाँ पर एक x रहेगा और ये जब दोनों आपस में यहाँ पर मिलेंगे तब लिंग का निर्धारण होगा। अब लिंग का निर्धारण हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले 22 हुआ। ठीक, अब 22 में हमने एक एक जोड़ा, 23 वैसे तो 23 गुणसूत्र रहते हैं। अगर आपको प्रश्न में आए कि दो भागों में अगर गुणसूत्र बांटा जाए तो कितने गुणसूत्र रहते हैं, तो 23 रहते हैं। वो टोटल कितने रहते हैं, 46 रहते हैं। ठीक, अब लिंग निर्धारण की बात करें तो यहाँ एक एक जो आखिरी के रहते हैं अंत के वो निर्धारण करते हैं, जैसे कि एक जो रहता है y रहता है और एक x रहता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x और x, ठीक है, यहाँ पर x y है और यहाँ पर x है। अब यहाँ से अगर x आएगा और यहाँ से अगर x आएगा तो ये x में आपका बालिका का लिंग निर्धारण होगा, मतलब बालिका पैदा होगी। अगर यहाँ पर से x आएगा और यहाँ से अगर y आएगा तो यहाँ पर बालक का निर्धारण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिंग निर्धारण देखा।
ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप एक बार और अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आती है लिंग भेद की। ठीक, पहले हमने लिंग समझा, लिंग के बाद में लिंग निर्धारण समझा, लिंग निर्धारण के बाद में हम समझेंगे लिंग का भेद। लिंग भेद होता क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा लिखी है। भारतीय समाज प्राचीन से ही पुरुष प्रधान रहा है। ठीक है, जो प्राचीन समाज रहता है भारत देश का, वो पुरुष प्रधान है। अब अगर आप अभी भी गाँव में देखोगे या फिर कहीं पर भी जाकर देखोगे तो एक पुरुष प्रधान ही रहा है ना। एक मुखिया जो रहता है वो पुरुष ही रहता है, पुरुष के आधार पर ही चलता है। और उसके बाद में लिखा है भारतीय पुरुष प्रधान समाज में हर काल में महिलाओं की चुनौती को सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये बात सत्य है। जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो महिलाओं को चुनौती का सामना करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी सामाजिक जो प्रथाएं रहती है या फिर समाज रहता है, उसमें महिलाओं को शिक्षा या फिर ऐसी कुछ प्रथाएं रहती, कुरीति रहती है, जिसमें चुनौती का सामना करना पड़ता था। लेकिन आधुनिक समाज अपने नीतियों में लिंग भेद को महत्व नहीं देता है। ठीक है, तो जो आज का समाज है, आज का समाज देख रहे हो आप कि जो महिलाएं रहती है वो महिलाएं साइंस और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है या फिर बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें महिलाएं उच्च पद पर आसीन है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लिंग भेद। अब हम अगला पेज देखते हैं। अगले पेज पे दिया हुआ है यहाँ पर, पहले हमने लिंग भेद, लिंग निर्धारण और लिंग क्या होता है इसको समझा। अब आगे हम देखेंगे कि लिंग जो भेद रहता है, लिंग भेद की शैक्षिक प्रथाएं क्या करती है। एक जो समाज रहता है, जैसे कि मान लीजिए समाज है आपका, ठीक, अब भारतीय समाज, जैसे कि इसका भारतीय समाज भी हम देख लेते हैं, तो यह भारतीय समाज है और यहाँ पर विभिन्न परिवार निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मान्यताएं लिखा है, परंपराएं लिखा है। ठीक है, वो जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में कुछ परंपराएं, कुछ मान्यता ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए एक हम देखते हैं कि जो एक बालक है, अगर ये बालक भारतीय समाज से बिलोंग करता है तो यहाँ पर कुल 16 संस्कार रहते हैं। ठीक, 16 संस्कार रहते हैं। अब 16 संस्कार विभिन्न प्रकार के रहते हैं और जो संस्कार रहते हैं तो इन संस्कारों से हम पीछे नहीं हट सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर थोड़ी देर में मैं कहूँ कि एक संस्कार मैं इसमें से नहीं करता हूँ, जैसे कि विवाह रहता है। ठीक है, तो विवाह भी जरूर में देखते कि एक बालक है और कुल 16 संस्कार देते हैं भारतीय समाज में। अब जो 16 संस्कार में से एक विवाह है, तो इस प्रकार से कोई बालक है इस प्रकार से नहीं बोल सकता है कि मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह मान्य है और यह मान्यता या परंपराएं रहती है। इस परंपरा के अनुसार में लिंग भेद भी एक महत्वपूर्ण प्रभावित होता है। इसके अलावा अशिक्षा देखेंगे तो अशिक्षा बताया हुआ है कि ज़्यादातर जो भारतीय समाज में बुजुर्ग रहते हैं, पहले क्या होता था कि जो शिक्षा रहती है, शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं रहते थे। सिर्फ कामकाज, खेती बाड़ी और इसके अलावा जो छोटा मोटा व्यवसाय रहता था उसके कारण से आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार से अशिक्षा का यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जागरूकता का अभाव रहता था। ठीक है, यहाँ पर लिंग भेद जो रहता है, लिंग भेद में जागरूकता नहीं थी, जागरूकता का अभाव रहता था। जैसे कि मानो लड़का लड़की को समान नहीं रखते थे, या फिर अगर कोई अच्छा कार्य भी करते थे तो वहाँ पर जागरूकता का अभाव रहता था। इसके अलावा मैं सांस्कृतिक प्रथाएं बताया कि सांस्कृतिक जो समाज रहता है, समाज में जो संस्कृति रहती है उसकी कुछ प्रथाएं रहती थी। जैसे कि यहाँ पर सामाजिक प्रथाएं दी गई है, जैसे दहेज है। पहले और अभी भी बहुत समय में ऐसा होता है बहुत जगह, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार में देखेंगे हम, या फिर बहुत सारा ऐसे स्थान है जहाँ पर दहेज लेकर, जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं शादी होती है तो वहाँ कम से कम हजारों या लाखों रुपए में दहेज की डिमांड होती है और उसके बाद में शादी की जाती है। इस प्रकार से दहेज भी लिंग भेद को प्रभावित करता है। इसके अलावा बालक की जो प्रथाएं रहती है, ठीक है, बालक की प्रथाएं बहुत सारी ऐसी रहती है जिसमें जो लिंग भेद का प्रभावित होता है। पर्दा प्रथा होता है। पर्दा प्रथा एक प्रकार से जो घूंघट रहता है, महिला गाँव में घूंघट निकालती है, यह भी लिंग भेद को प्रभावित करता है। इसके अलावा विधवा विवाह निषेध बताया है। ठीक है, जैसे कि कम उम्र में शादी होती है, बाल विवाह रहता है यहाँ पर। अभी जो बाल विवाह, तो इसमें लड़कियां की शादी और लड़कों की शादी कम से कम जैसे कि एक एपिसोड आता था बालिका बधू, आप उससे यहाँ पर उदाहरण समझ सकते हैं कि कम उम्र में लड़के की शादी हो जाती थी और उनसे ही घर बिगड़ते थे, टूटते थे और कुछ भी ऐसी अनूठी घटना होती है जैसे कि विधवा होना, फिर उसके बाद में जो दूसरा विवाह होता था वो विवाह नहीं हो पाता था। इस कारण से निषेध बताया गया। और छेड़खानी की बात है कि जो लड़कियां रहती है या फिर स्त्री रहती है वो छेड़खानी का शिकार होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो बालिका शिक्षा रहती है, ठीक है, जैसे कि बालक की जो शिक्षा रहती है उसी प्रकार से बालिका की जो शिक्षा रहती है उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती है लिंग भेद में, तो हम यहाँ देखेंगे।
कि माता पिता के द्वारा बालिका के स्थान पर बालकों को प्राथमिकता देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी भी बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि किसी परिवार में, जैसे कि ये परिवार है, अब इस परिवार में 4 लड़कियां हो गई है। ठीक है, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि एक बालक और चाहिए। ठीक है, बालक तो होना चाहिए। इस प्रकार की कुछ उनकी सोच रहती है और उसमें ही ऐसा रहता है कि जैसे कि 3 बालिका है और 1 बालक है, तो बालक के ऊपर ज़्यादा वो ध्यान देंगे और बालकों को प्राथमिकता देंगे। और जैसे कि शिक्षा के प्रति अगर जानेंगे तो लड़कियां तो घर पे काम कर सकती है और जो बालक रहेगा वही आगे काम करेगा बढ़कर। तो यहाँ पर बालकों को प्राथमिकता दी जाती है बालिका के स्थान पर। इसके अलावा होता है कि भारत में व्याप्त गरीबी, जिसके कारण परिवार वाले चाहकर भी बालिकाओं के स्कूल नहीं भेज पाते। ठीक है, भारत में अभी भी कम से कम 70% जो मतलब लोग रहते हैं वह गरीबी जीवन रेखा में निवास करते हैं। उसमें बताया गया है कि जो गरीबी रहती है, गरीबी में जो गाँव के लोग रहते हैं या परिवार रहते हैं, उसमें लड़कियों से घर का काम करवाते हैं और उसका घर पे काम करने समय टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिल पाता है। और समय नहीं मिल पाता है तो वो पढ़ने स्कूल नहीं भेज पाते। जैसे कि घर के 2 रोटी खाने के लिए भारत में क्या होता है, जैसे भारत देश ही नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है कि जो गरीबी रेखा रहती है, गरीब परिवार रहते हैं, वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हैं या खेतों में मजदूरी करते हैं। किसी के यहाँ पर जिससे कि जो बालिका रहती है पढ़ने में, घर के काम करने में व्यस्त रहती है, जिस कारण से हमें समय में पढ़ नहीं पाती है। और अगर जैसे कि मान लीजिए वो 8वीं क्लास रहती है, 8वीं क्लास तक अगर बच्ची अच्छी पढ़ लेती है तो घर वाले किसी कारणवश से, काम के कारण या फिर किसी और कारण से उसकी पढ़ाई रुका रहते हैं और आगे वो पढ़ नहीं पाती है। इस कारण से यहाँ पर गरीबी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे अशिक्षा एवं अजागरूकता के कारण। ठीक है, तो अशिक्षा क्या होती है, जैसे कि पहले के समय में बहुत कम पढ़े लिखे रहते थे या फिर बिल्कुल निरक्षर रहते थे। ठीक है, साक्षरता नहीं थी या अजागरूकता रहते थे। जैसे कि मान लीजिए कि गाँव में अगर बड़ा व्यक्ति आएगा तो उनको अगर शिक्षा के प्रति अजागरूकता रहेगी, वो जागरूक नहीं रहेंगे, तो इस कारण से भी बालिका की शिक्षा का महत्व और वंचित परिवारों तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे स्कूलों में राज्य में बहुत जगह MDM मध्याह्न भोजन चलता है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है, पाठ्य पुस्तक मिलती है और ड्रेस मिलती है। बहुत सारे जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो निःशुल्क मिलती है। इसके बावजूद भी लिंग भेद कम होने पर नहीं, और अभी जैसे आधुनिक समय चल रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब अगला पेज देखेंगे, अगले पेज में यहाँ उपाय दिए गए कि जो एक लिंग भेद रहता है, आप लिंग भेद को और समाप्त करना चाहते हैं तो उसमें कुछ उपाय दिए इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि लिंग भेद को हम समाप्त कर सकते हैं जागरूकता लाकर सकारात्मक रूप से। इसके अलावा दिया गया कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। ठीक है, जो समाज का नजरिया रहता है, जो समाज रहता है उसका देखने का नजरिया रहता है, दृष्टिकोण रहता है, उसमें हम परिवर्तन करेंगे। अगर जैसे कि बालक और बालिका को सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए A है और यहाँ पर भी B है। ठीक है, ये बालक है, ये बालिका है। अगर हम यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए भेदभाव भी कर सकते हैं और अगर अच्छा सोच विचार के साथ में उसको सकारात्मक परिवर्तन के साथ में समाज का हिस्सा भी बना सकते हैं अच्छा दृष्टिकोण के रूप में। इसके अलावा शिक्षा का लोक व्यापीकरण, आप जो बालिका शिक्षा रहती है उसका व्यापीकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको बड़ा चढ़ा कर बता सकते हैं उसमें कुछ लाभ होती है, क्या हानि होती है, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि लिंग भेद के संबंध में व्याप्त रूढ़ियों के उन्मूलन। ठीक है, तो लिंग भेद रहता है उसके संबंध में जो रूढ़ियाँ रहती है, ठीक है, जो अड़चन रहती है, जो परंपराएं रहती है, कुप्रथा रहती है, कुप्रथा के उन्मूलन संबंधी सामग्री का पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। ठीक है, आप ऐसे मतलब ऐसा एक जो पाठ्य पुस्तक रहती है उसमें पाठ्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं इन रूढ़ियों को, या फिर उसमें आप सकारात्मक परिवर्तन दिखाकर आप हिस्सा बनाकर भी लिंग भेद को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया है बालिका को विशेष प्रोत्साहन। ठीक है, अभी आधुनिक समय में विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैसे कि स्कूटी मिलना है, लैपटॉप मिलना, ठीक है, या बहुत सारी छात्रवृत्ति मिलना या ऐसी सुविधाएं मिलना जो लड़कियों को विशेष सुविधा मिलती है। इसके अलावा शिक्षा का शुल्क, आज के समय में जो विभिन्न राज्य भारत देश के उसमें शिक्षा शुल्क निःशुल्क के आधार पर चलता है कि या कम फीस में या विशेष छूट मिलती है, छात्रवृत्ति दी जाती थी। तो इस प्रकार का हमारा ये टॉपिक था। अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर बताए गए कुछ 5 से 6 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न में MP है सभी। ये सभी ऐसे एग्जाम के प्रश्न है जिसमें सभी एग्जामों में मोस्ट MP प्रश्न बताए गए हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे हम कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अगर आप छात्रों के बीच में लैंगिक प्रभाव जो रहता है उसको कम करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना,
फिर अगला है छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर सभी आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी अगर देते हैं तो यहाँ पर हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में रिक्त स्थान को नकारना चाहिए। ठीक है, आप किसको नकारना चाहिए? जैसे कि छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को, नीचे से देख रहे हैं हम, छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधित विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, या फिर छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि जो लैंगिक रहता है, मतलब जो छात्र छात्रा के मध्य में लैंगिक भेदभाव रहता है, उसको हमको नकारना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखा है, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है सर्वाधिक प्रमुख कारण? लैंगिक भेदभाव। अगला स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी, स्त्रियों को खराब स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव सही हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव के कारण ही यहाँ पर ये कमी आई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की प्रवृत्ति ये दर्शाती है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। अगला है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है, राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मोहन का पक्ष ले रही है वह, फिर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा भी दे रही है। इस प्रकार से यह इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न बताया है छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्न से किस पर पड़ता है? ठीक है, सामाजिक उत्थान पर, सामाजिक दृष्टिकोण पर, या उनके शैक्षणिक विकास पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी में प्रभाव पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, एक प्रश्न IMP है, मैं बताना भूल गया हूँ आपको। एक प्रश्न यहाँ पर बताया गया है कि जो बालक रहता है वह गुड्डे गुड़ियों का खेल कौन से आयु में करना प्रारंभ कर देता है? ठीक है, या फिर लिंग भेद कौन से आयु में करना प्रारंभ कर देता है? तो यह मोस्ट IMP प्रश्न है।